वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी। और बेटा बात करेंगे आज के सेशन में 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हेलो एल्केन हेलो एरीन से कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में क्या हमने डिस्कस किया है उसको हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और फिर बढ़ेंगे आज के इस लेक्चर की ओर। बात करते हैं कि लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करी थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो ऐसे में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समावेशी किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से इनकी आईपैक नेमिंग की जा सकती है और साथ ही 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलाइड्स के अंदर इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ये सब कुछ हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने एक बात तो क्लियर करी थी कि डी जब होता है, डी के बारे में आप सुनते हैं कहाँ पर, जीओसी के अंदर। जीओसी वाले सेगमेंट में आप डी को पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। और डी जो होता है वो हमें किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ पर दे देता है। जब भी आप डी काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस में यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लेते हैं। यानी इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास डी का वैल्यू आता है। और डी जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें बहुत कुछ यहाँ पर बता देता है। जब आप एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स के लिए डी ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्केन्स जब बनाते हैं तो ऐसे में ना तो उनके पास कोई पाई बॉन्ड होता है और ना ही कोई रिंग स्ट्रक्चर वहाँ जनरेट होती है। ठीक है, तो ऐसे में हम जानते हैं कि एल्केन्स के लिए डी कितना होता है, ज़ीरो होता है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n +2 होता है। वहीं अगर आप हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो इनका जनरल फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n +1 एक्स करके होता है। हमने ये डिस्कस किया कि हेलो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये एल्केन के जनरल फॉर्मूले के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेलोजन जो एटम होता है इसकी अपनी जो वैलेंसी होती है ये हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी के बहुत ज़्यादा इक्वल होती है। यानी कि हाइड्रोजन भी 1 होता है और ऐसे में हेलोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो हमने हेलोजन को किसके सिमिलर मान लिया, हाइड्रोजन के सिमिलर मान के हमने ये कहा कि भाई जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जैसा जनरल फॉर्मूला किनका होता है, हेलो एल्केन्स का होता है, ठीक वैसा ही किनका होता है, एल्केन्स का होता है। तो एल्केन्स और हेलो एल्केन दोनों का जनरल फॉर्मूला सिमिलर माना जा सकता है और इसी वजह से हमने हेलो एल्केन्स के लिए डी कितना लिखा था, 0 लिखा था। क्यों? क्योंकि एल्केन्स के लिए डी कितना होता है, 0 होता है। और यहीं से हमें आइडिया हो गया कि हमें ना तो कोई रिंग स्ट्रक्चर जनरेट करनी है और ना ही हमें कोई यहाँ पर पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट दिखानी है। तो ऐसे में जितनी स्ट्रक्चर्स आप जनरेट कर सकते हैं वो सभी आइसोमर्स होंगे, लेकिन ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आप जनरेट करेंगे ये यूनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कोई भी रिपीटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आप बना नहीं सकते। ठीक है, बात करते हैं इसके साथ हमने और कुछ पार्ट भी यहाँ पर डिस्कस किया जिसमें हमने कहा कि आईपैक नेमिंग किस तरीके से करनी है। आईपैक नेमिंग जब आप करते हैं यानी कि जब आपको स्ट्रक्चर दिया हो और आईपैक नेमिंग आपसे पूछा जाए तो हमने ये वाला पार्ट भी डिस्कस वहाँ पर किया है। इसी के साथ साथ हमने ये भी कहा था कि भाई जब आपको नेमिंग ऑलरेडी दिया हो और आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको देखना होता है कि एंड पार्ट में आपको क्या लिखा गया है। सबसे पहले ये पहचानो कि एंड में क्या लिखा गया है, कितने कार्बन की आपको चेन बनानी है, ये आपको आइडेंटिफाई वहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर पूछें। बात करते हैं कि आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है CX बॉन्ड नेचर यानी CX आबंध की प्रकृति को हम पढ़ने जा रहे हैं। बात करते हैं क्या होता है CX आबंध की प्रकृति। हैलोजन परमाणु जो होता है वो कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, ये बात सच है। क्यों? क्योंकि कार्बन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के समथिंग है। वहीं अगर आप हैलोजन्स की बात करेंगे तो जितने भी हैलोजन्स हैं, चाहे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, इनमें फ्लोरीन अराउंड होता है 4.0 होता है, क्लोरीन अराउंड 3.5 होता है और आपका ब्रोमीन जो होता है वो 3.0 समथिंग होता है और आयोडीन जो होता है वो अराउंड 2.8 के समथिंग होता है। ठीक है, तो जितने भी हैलोजन एटम्स होंगे उन सब की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कार्बन से ज़्यादा ही होती है। क्लियर है? ये बात तो हमें क्लियर है, जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ते हैं तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन, ध्यान से सुनना, एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये होता है। चलिए इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम CX बॉन्ड नेचर पढ़ क्यों रहे हैं।
CX, हम जो बॉन्ड नेचर समझ रहे हैं, यानी इस बॉन्ड का अपना नेचर हम समझने की ट्राई क्यों कर रहे हैं। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने दो चीज़ों से स्टार्ट किया है। एक नाम आता है एल्किल हैलाइड्स का, जिनको RX से लिखते हैं, और दूसरे आते हैं एरिल हैलाइड, जिनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, बेंजीन रिंग के साथ X लगा होगा। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर ये भी कार्बन चेन होती है, यानी यहाँ पर भी कार्बन होगा तो ये भी कार्बन चेन ही होती है, तो यहाँ पर भी कार्बन है, यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा इसमें भी, और यहाँ पर भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, यानी इन दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा। तो ऐसे में जब इन दोनों के प्रिपरेशन मेथड्स, यानी जिन दोनों के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, चाहे इनके लिए आप प्रिपरेशन मेथड पढ़ ले, यानी इनको बनाने की कौन कौन सी प्रोसेस हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको CX बॉन्ड का नेचर समझना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर CX बॉन्ड नेचर। तो हमने क्या कहा कि हेलोजन एटम जो होता है वो कार्बन एटम की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। अतः ऐसा होगा, अगर ऐसा है और ऐसा होता भी है, अतः एल्किल हैलाइड का जो कार्बन होगा, कार्बन ध्यान से सुनना, एल्किल हैलाइड का कार्बन हेलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तो हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। हम किन की बात कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलर किन में भी होता है ऐसा ही सिमिलर किन में होता है, हेलोएरिन्स में भी होता है। लेकिन अभी देखो ध्यान से, एल्किल हैलाइड को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड अगर आप देख रहे हैं तो इनको हम RX से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, RX से लिखते हैं। तो ये जो R पार्ट होगा, एल्किल पार्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, कार्बन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है और हेलोजन है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी तो यहाँ से हेलोजन से कंप्लीट हो रही है, बाकी तीन जो वैलेंसी होंगी वो किससे होंगी, किसी और एटम से होंगी, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई कार्बन चेन हो। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं कार्बन, और इससे कनेक्ट है हेलोजन। इस बाकी इसके तीन बॉन्ड इस तरीके से किसी और एटम से कनेक्ट होंगे, यानी टोटल कार्बन की 4 वैलेंसी है, जो कि हमने इस तरीके से दिखा रखा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कहा क्या गया है, कहा ये गया है कि भाई हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किससे ज़्यादा होती है, यहाँ लिख देते हैं अपन एक बार। हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, हेलोजन की, किससे ज़्यादा होती है भाई, कार्बन से। कार्बन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये समझ गए। अब हम देखते हैं इस बॉन्ड को समझते हैं तो ध्यान से देखिए। इसने कहा कि भाई कार्बन हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पार्शली का मतलब है कि आंशिक रूप से, यानी कि पूरे तरीके से नहीं गए हैं, थोड़े खिसक गए हैं, किसकी ओर, हेलोजन की ओर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्या, एक तरीके से पावर, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ऐसे में हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से, और इसीलिए बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़े से खिसक जाएंगे किसकी ओर, हेलोजन एटम की ओर। जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है और इसको अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, पार्शियली होगी, पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से ना खिसक गए हैं, बस जस्ट खिसके हैं, ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ये ध्यान रख लेना कि एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है यहाँ पर ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब होता है जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ना खिसक के किसी एक एटम के पास चले जाएं, उसको कहा जाता है ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन जस्ट खिसक गए हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, ये बात समझ गए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जैसे ही कार्बन और हेलोजन के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जैसा होता भी है, तो ऐसे में क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खिसक जाते हैं, हेलोजन एटम की ओर खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से हेलोजन एटम के ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हेलोजन एटम पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन एटम पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ें तो ध्यान से देखिए, आवर्त सारणी में जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं
क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब आप 17 ग्रुप पढ़ते हैं तो इस तरीके से दिखता है। 17 ग्रुप में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से नजर आते हैं, ठीक है। 17 ग्रुप, 17वां जो वर्ग होता है उसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नजर आते हैं। अब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये देखना पड़ता है कि हैलोजन जो एटम्स होते हैं भाई उनका साइज बढ़ता है, और ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ने का रीज़न क्या है? साइज बढ़ने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनके पास ना सेल बढ़ जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो साइज बढ़ने का रीज़न हमें समझ आता है। अब देखिए ध्यान से हुआ क्या, आवर्त सारणी में जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऐसे में हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है, ये बात सच है। अतः फ्लोरीन परमाणु सबसे छोटे आकार का होगा और ऐसे में आयोडीन जो होगा वो सबसे बड़े आकार का होगा। ये बात तो आपको क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पर और क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़े आकार का होता है, ये देखिए परमाणु सबसे बड़े आकार का होगा। परिणामतः क्या हो, यानी कि फाइनली होगा क्या, कार्बन हैलोजन आबंध जो लंबाई होगी उस पर इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्यों आएगा देखिए, अभी समझाते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 17 ग्रुप के अंदर आपके हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, है ना। हैलोजन एटम होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से होते हैं। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इनका साइज तो ना बढ़ेगा ही। क्यों? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो सेल नंबर बढ़ता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो साइज जब बढ़ेगा तो ऐसे में हमें ये पता है कि फ्लोरीन सबसे छोटे आकार का होगा और आयोडीन सबसे बड़े आकार का होगा। क्लियर हुआ? दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भाई जब आपने ये देखा कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड आता है, इस पर क्या इफेक्ट होगा इस बात का कि जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर अभी क्या है, कार्बन के साथ ना फ्लोरीन ने बॉन्ड किया हुआ है, फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखो कि ये बॉन्ड छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो ऐसे में भले ही उस एटम के बीच, मतलब एटम्स के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उसमें आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड को बनाने में। क्लियर है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड को बनाने में, बट जब हम रेडियस को मेजर करते हैं, बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं, तो वो बॉन्ड लेंथ हमें कहाँ से देखनी होती है? सेंटर से देखनी होती है। कहाँ से देखनी होती है? सेंटर से देखनी होती है। तो ऐसे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका तो साइज भाई छोटा होगा, फ्लोरीन तो साइज में वैसे भी छोटा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको आयोडीन मिलेगा तो आयोडीन के तो भाई काफ़ी ज़्यादा सेल्स होंगी उसके अंदर, है ना। आयोडीन में तो क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या होंगे, कोषों की संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, उनको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो ऐसे में कोष की संख्या बढ़ जाएगी आयोडीन के केस में, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्या बोला जा रहा है, समझ, ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसने कहा ये है कि जब आप कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड की बात कर रहे हो तो ये बॉन्ड आपको छोटा मिलेगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड आपको छोटा मिलेगा। वहीं अगर आप क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो ये बॉन्ड और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रोमीन की तरफ जाएंगे तो ये बॉन्ड और बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ ना बढ़ती रहेगी। कहाँ तक? आयोडीन तक। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन साइज में छोटा है, आयोडीन साइज में सबसे बड़ा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्लोरीन की तरफ बढ़े, फिर ब्रोमीन की तरफ गए, फिर आयोडीन की तरफ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी, तो ऐसे में कोष की संख्या बढ़ती है। और कोष की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है हमें इतना क्लियर रहता है कि एटम्स के बीच जब बॉन्ड बनता है तो ऐसे में उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, एटम्स के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो उसको हम सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट से मेजर करते हैं। मान लो ये कार्बन है और ये आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन तो साइज में बड़ा होगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगी, कोषों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, उनको रखने के लिए कोष भी ज़्यादा चाहिए होंगी। वहीं अगर आप कार्बन की बात कर रहे हैं तो भले ही इस बॉन्ड को बनाने में इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन जब आप बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो सेंटर से मेजर करेंगे, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी कार्बन आयोडीन के केस में। लेकिन वहीं ये बॉन्ड सबसे छोटा होगा कार्बन फ्लोरीन के केस में। ये बात समझ आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि परिणाम तक क्या होगा कि भाई
कार्बन हैलोजन आबंध जो लंबाई होती है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से लेकर के कार्बन आयोडीन तक बढ़ती जाती है, जैसा कि सारणी में दिया गया है। अब जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उससे बॉन्ड एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा और साथ ही द्विध्रुव आघूर्ण किस तरीके से चेंज होगा ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये टेबल समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे, देखिए। सबसे पहले बात आती है कार्बन हैलोजन बॉन्ड यानी CX बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। इनमें हर एक बॉन्ड की, यानी कि जब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होगा तो कितनी आएगी, और कार्बन आयोडीन बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी। साथ ही इनकी बॉन्ड एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है, और साथ ही इनका डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण किस तरीके से वेरी करता है, ये हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। देखो कार्बन और फ्लोरीन के बीच यहाँ पर बॉन्ड है, ठीक है, CH3 इस तरीके से लिखा गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच ये बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड लेंथ आ रही है 139 यानी 139 पाइकोमीटर में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपने क्या कहा था कि भाई हेलोजन एटम्स का ना साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उनको रखने के लिए नंबर ऑफ सेल्स या कोष की संख्या बढ़ती है। कोष की संख्या बढ़ती है, इस वजह से वहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। क्यों, देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ना, 139, 178, 193 और 214, इस तरीके से बॉन्ड लेंथ तो बढ़ रही है। ये बात तो हमें समझ आ गई। हमें इसको समझना है कि बॉन्ड एनर्जी जो है, यानी इस बॉन्ड की एनर्जी, अभी हम कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी देखेंगे, फिर हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कार्बन ब्रोमीन की, और फिर देखेंगे कार्बन आयोडीन की, यानी इन सब की बॉन्ड एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है। चलिए बात करें। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जब आप कार्बन फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इसका छोटा है ना, अरे बॉन्ड लेंथ छोटा है। जब बॉन्ड छोटा होता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। भाई किसी छोटी चीज़ को तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, और एक लकड़ी का अगर आप एक लकड़ी ले लें, अगर वो साइज़ में छोटी है तो उसको तोड़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उसको साइज़ में बड़ी है, लंबी है, तो ऐसे में उसको तोड़ना आसान हो जाता है। सिमिलर वैसा ही यहाँ पर भी है कि अगर बॉन्ड छोटा है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है तोड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है, और लेंथ बढ़ी और तोड़ना आसान हो जाएगा, फिर लेंथ और बढ़ गई और तोड़ना आसान हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो क्या होता है, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि लंबी चीज़ों को तोड़ना आसान है, छोटी चीज़ों को लेंथ में जो छोटी हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी वहाँ पर, घटेगी। क्लियर है, तो देख लो ध्यान से, घट ही रहा है यहाँ पर, और ये एनर्जी किस में है, किलो जूल पर मोल में है। क्लियर है। अब बात करते हैं तीसरे टर्म की। तीसरा टर्म यहाँ पर आता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम डिबाई में लिखते हैं। क्या, पहली बात तो ये समझ लो कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण हम कहते हैं, इसे जनरली हम न्यू से डिनोट करते हैं। होता क्या है, ये Q इंटू डी होता है। क्या होता है, Q इंटू डी होता है। Q होता है चार्ज और D होता है डिस्टेंस। अब ये चार्ज तो आपको पता होगा पॉजिटिव है नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आपका हर एक मॉलिक्यूल, चाहे आप कार इस तरीके से ये देख लीजिए यहाँ पर, CH3F की बात करें, CH3Cl की बात करें, CH3Br की बात करें या CH3I की बात करें, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो किसका काम करता है, डाइपोल का काम करता है। क्यों, डाइपोल हम कहते हैं कि भाई दो चार्ज का एक साथ होना। किस तरीके से, हमें पता है कि ये बॉन्ड अभी हम पढ़ के आए हैं, इस बॉन्ड को भी हमने पढ़ा है, CX बॉन्ड को पढ़ा है ना हमने। जब CX बॉन्ड को हमने पढ़ा तो हमने कहा था कि भाई इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ऐसे में देखो ध्यान से, ये एक डाइपोल बन गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है तो नेगेटिव चार्ज भी है, किसके पास, CX के पास। तो इसी को कहा जाता है डाइपोल। अब डाइपोल को मूवमेंट जब हम निकालते हैं, डाइपोल मूवमेंट जब हम निकालते हैं तो Q इंटू डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज को लिखेंगे कुलाम में और डिस्टेंस को लिखेंगे मीटर में। तो कुलाम मीटर इसका यूनिट हो सकता है, और साथ ही इसको हम डिबाई में भी लिखते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट है, या तो आप डिबाई लिख दीजिए या कुलाम मीटर लिख दीजिए। क्लियर है। बात करें यहाँ पर कि ये द्विध्रुव आघूर्ण किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है, अप टू डाउन आने पर पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे फ्लोरीन टू आप आयोडीन आएंगे तो किस तरीके से ये द्विध्रुव आघूर्ण बदलता है। चलिए बात करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर,
हमने देखा कि यहाँ पर आपने जब कार्बन फ्लोरीन को लिया तो आपका द्विध्रुवा गुण यानी इस कंपाउंड के लिए ना, इस मॉलिक्यूल के लिए द्विध्रुवा गुण आया इतना। यहाँ से आपने फिर नीचे की तरफ आए, फिर बढ़ गया, फिर घट गया और फिर वापस से घट ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर बढ़ा क्यों, ये थोड़ा ट्रेंड नहीं कर रहा है ना, सेम चीज़ें नहीं है। अगर ऊपर से नीचे, क्योंकि यहाँ घट रहा है, देखो यहाँ पर 183 से 1.8 और 1.83 और 1.63, ठीक है, यहाँ पर तो घट रहा है। और यहाँ से भी लग रहा है कि ये तीन चीज़ें तो घट रही है ना, ये तीन वैल्यूज़ तो हमें घटती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ी क्यों, ये हमें समझना है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ ये है कि सबसे पहले जब आप कार्बन फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि फ्लोरीन का ना साइज छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज अगर छोटा होगा तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन भी काम करता है। ठीक है, तो ऐसे में इसके लिए ये मान लो कि ये एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आ गई। अभी हमें समझना है कि इसमें ऐसा क्या हुआ, इसमें ऐसा क्या हुआ कि यहाँ वैल्यू बढ़ गई। यहाँ वैल्यू इसलिए बढ़ गई क्यों, क्योंकि इसका क्लोरीन का जो साइज होता है, जब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की आप बात कर रहे हो तो ऐसे में आप देखेंगे कि क्लोरीन का जो साइज होता है वो फ्लोरीन के कंपेरिजन में तो ज़्यादा होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है क्लोरीन की वो बहुत ज़्यादा कम हो, किससे, फ्लोरीन से। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। तो एक इसका मतलब है कि साइज तो बढ़ ही गया, साइज तो बढ़ गया, और साथ ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैं कहने का मतलब है कि जब भी आप डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट किस बात से चेंज होता है, या तो आप कहेंगे कि चार्ज, या आप कहेंगे कि डिस्टेंस। किसके बीच की डिस्टेंस, ये चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है। ये होता है डाइपोल मोमेंट, ये होता है चार्ज, आवेश कितना है, और ये होता है उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। यानी कि ये इन दोनों वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, या तो ये घट जाए बढ़ जाए, या फिर ये घट जाए या बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा चेंजेस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन शायद आप ये देख लें कि ये वाला वैल्यू अगर चेंज करता है तो शायद यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आता है डाइपोल मोमेंट के अंदर। देखिए कैसे, हमने कहा कि जब फ्लोरीन की आप बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में उसका साइज भी छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी नज़दीक होंगे, ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन भी होगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू तो मिल गई, लेकिन जैसे ही आप क्लोरीन की तरफ आए तो आपने देखा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी फ्लोरीन से बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन साइज बढ़ जाने की वजह से उन्हीं इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसके पास अच्छा खासा स्पेस होता है। ठीक है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इसकी अच्छी खासी होती है। तो डाइपोल मोमेंट तो इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है ना, कि चार्ज कितने अच्छे से रखा जा सकता है, और साथ ही डिस्टेंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट नज़र नहीं आएगा। हाँ, साथ ही यहाँ पर डिस्टेंस भी बढ़ेगी। क्या, डिस्टेंस भी बढ़ेगी किस केस में, यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के केस में। तो आप ये ध्यान रखिए कि या तो हमने कहा ना कि डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों से डिसाइड होगा, डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों से डिसाइड होगा, या तो चार्ज या डिस्टेंस। लेकिन आप देखेंगे कि क्लोरीन के केस में चार्ज भी इम्पैक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी अफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला वैल्यू आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जबकि ये वैल्यू कम है। हाँ, ये वैल्यू आपस से उसी तरीके से घट रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप देखते हैं कि साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है क्यों, साइज इसलिए बढ़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए स्पेस चाहिए, है ना, स्पेस चाहिए, और ऐसे में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। एक तरीके से ये कह सकते हो कि चार्ज जो है वो कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये वैल्यूज़ घट रही हैं, ये तो वैल्यूज़ घटेंगी, लेकिन ये वैल्यू क्यों बढ़ी थी इसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा कि चार्ज भी वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, और वहाँ पर डिस्टेंस भी इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, चार्ज क्यों बढ़ा, चार्ज क्यों बढ़ा, क्योंकि क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा कम नहीं है, फ्लोरीन से थोड़ा ही कम होता है, लेकिन उसके पास उन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए भी स्पेस होता है, जिन इलेक्ट्रॉन को अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। क्लियर है, तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा।
अब बात करते हैं आगे की कुछ और टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक सेकंड टॉपिक यहाँ पर है वो है यहाँ पर